हाय एवरीवन। मेरा आपसे सवाल है कि आपके दोस्त कौन कौन सी कंपनीज की मोबाइल फोन यूज करते हैं। तो आप देखिए, किसी के पास सैमसंग का मोबाइल फोन है, कोरियन कंपनी है। कोई एमआई यूज कर रहा है, कोई नोकिया यूज कर रहा है, और किसी के पास तो एप्पल है, आईफोन भी है। वेल स्टूडेंट्स, अब ये मोबाइल फोन है वो अलग अलग कंट्रीज में बने, लेकिन आप उन्हें इंडिया में, आपका फैमिली, आपके दोस्त उन्हें यूज कर रहे हैं। दूसरा सवाल, भारतीय महिलाएं कौन सी ड्रेस पहनती है ज्यादातर, साड़ी या फिर लहंगा। पाकिस्तानी महिलाएं कौन सा ड्रेस पहनती है, सलवार कमीज। अमेरिकन महिलाएं स्कर्ट, आपने ब्रिटिश क्वीन को देखा होगा ना, स्कर्ट पहनती है वो, ब्लेजर एंड स्कर्ट। वेल, फिर टी शर्ट कौन सी देश की महिलाएं पहनती है। आप कहेंगे मैम ये कैसा सवाल हुआ, ये तो सभी पहनते हैं सब। अब तो टी शर्ट और जींस हमारे, लगता नहीं कि हमारे भारत की लड़कियों का ड्रेस नहीं है। वेल स्टूडेंट्स, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जब सभी वस्तुओं का इस्तेमाल सभी लोग करें, वो किस देश के नागरिक हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सेस है, उन वस्तुओं तक उनकी पहुंच है और उनके पास खरीदने की कैपेसिटी भी है। तो आज हमारी क्लास में हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन, या जिसे हम हिंदी में कहें वैश्वीकरण। तो स्टूडेंट्स, वैश्वीकरण को हम 1990 की अवधारणा कह सकते हैं, और जो रोलैंड रॉबर्टसन है, उन्होंने अपने आर्टिकल मैपिंग द ग्लोबल कंडीशंस, ग्लोबलाइजेशन एज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट में बताया है कि ग्लोबलाइजेशन है वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया है, वो एक फ्लो है। मतलब फ्लो का मतलब है वो कि प्रवाह है, और उस प्रवाह में वस्तुओं और व्यक्तियों दोनों का ही एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना होता है ना। जैसे आप देखिए, हमारी जो आज की वर्तमान में अर्थव्यवस्था है वो कितनी निर्भर हो गई है एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर। आप देखते हैं अमेरिका में मंदी होती है या यूरोप में मंदी होती है, तो भारत में जो एक्सपोर्ट के काम में लगे हुए हैं बिजनेसमैन, कंपनीज, उनको कितना नुकसान होता है। वो अपनी वस्तुएं बेच नहीं पाते क्योंकि उनका बाजार यूरोप या अमेरिका होता है। तो स्टूडेंट्स, इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और देखिए, ग्लोबलाइजेशन के कई आयाम हैं हमारे जीवन के, लगभग समस्त पक्षों में ग्लोबलाइजेशन है आज। अब देखिए, मैं ग्लोबलाइजेशन बार बार बोल रही हूं, अंग्रेजी का शब्द, तो भाषा का भी ग्लोबलाइजेशन हो गया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ना हमारे जैसे परंपरागत समाजों में भी एक फैशन बन गया है। तो ग्लोबलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं और व्यक्तियों का एक देश से दूसरे देश में प्रवाह ही नहीं है, ये विचारों का प्रवाह भी है, ये संस्कृति का प्रवाह भी है। तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के या वैश्वीकरण के कौन कौन से आयाम हैं। तो हम ये देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो आयाम है वो सबसे पहले हम आर्थिक देख लेते हैं। देखिए, भारत में भी 1990 में हमारे बाजार खुले और भारत में बनी हुई वस्तुएं विदेशों में बिक रही है। विदेशों की वस्तुएं उनकी मल्टीनेशनल जो कंपनीज है वो भारत में बेच रही हैं। जैसे आप बच्चों में बहुत पॉपुलर है ना, मैकडी के बर्गर्स खाना, चाइनीज फूड खाना, मोमोज खाते हैं आप। तो ये जो पिज्जा, इटालियन फूड है, पिज्जा है ना, यूरोप में बहुत पॉपुलर। तो हमारी परंपराएं बाहर जा रही है। पहले हम मार्केट की बात कर रहे थे, हम सो सॉरी। तो हमारी बनाई हुई चीजें बाहर जा रही है और विदेशों में बनी हुई चीजें यहाँ आ रही है। यही नहीं, अब देखिए, मल्टीनेशनल कंपनीज है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं वर्तमान अर्थव्यवस्था में। अब एप्पल है, अमेरिका में उसका प्लांट है, अमेरिकन कंपनी है, लेकिन उसके फोन कहां बन रहे हैं? चीन में बन रहे हैं। बिक कहां रहे हैं? सभी देशों में बिक रहे हैं, भारत में बिक रहे हैं। तो या फिर आप जो जींस पहनते हैं, लिवाइस का आप देख लीजिए, चीन में बन रही है, भारत में पहन रहे हैं कंपनी, वो पश्चिमी देशों की है। तो कितना निर्भरता हो गई है एक देश की दूसरे देश पर। तो हमारी अर्थव्यवस्थाएं बहुत निर्भर हो गई है एक दूसरे पर,
और इसमें देखिए बड़े बड़े संगठन से, इंस्टीट्यूशन से, IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कहें हम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो इनको रेगुलेट भी करता है। तो ये तो बात हुई आर्थिक पक्षों की। अब हम बात करते हैं राजनीतिक पक्ष की। तो देखिए स्टूडेंट्स, राजनीतिक रूप से जो ग्लोबलाइजेशन का एक उदाहरण है संस्था के रूप में, वो है यूनाइटेड नेशंस। वैश्विक स्तर पर दो देशों में आपस में झगड़ा हो रहा है तो मीडिएशन होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ बीच में आएगा। एक देश की समस्या एक देश की नहीं रही है, अन्य देश भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं। चुनाव अमेरिका में हो रहा है, भारत के लोग भी उसमें रुचि ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टेलीविजन है, मीडिया है और इंटरनेट सबसे बड़ी बात, तो हम कनेक्ट हो गए हैं। भारतीय चुनावों को जो विदेशी लोग हैं वो रुचि से देखते हैं। तो अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है राजनीति का भी, राजनीतिक प्रक्रियाओं का भी। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है या घरेलू राजनीति है वो भी दूसरे देशों की राजनीति या दूसरे देशों की राजनीतिक नीतियों से प्रभावित होती है। फिर हम बात करते हैं सोशो कल्चरल आयामों की, अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक आयाम क्या है ग्लोबलाइजेशन के। तो देखिए स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन है वो सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक ही नहीं है, वो सामाजिक सांस्कृतिक भी है। उदाहरण के लिए हमारा जो देश है, हमारी जो संस्कृति है वो विदेशों में पॉपुलर हो रही है। विदेशी संस्कृति को अपने यहाँ पॉपुलर हो ही चुकी है। अंग्रेजी बोलना या फिर वैसे पश्चिमी परिधान पहनना। लेकिन हमारे योगा को देखिए आप, संस्कृति का बहुत बड़ा उदाहरण। हमारे योग को संयुक्त राष्ट्र संघ ने माना, पूरी दुनिया के देशों ने माना, और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा हो चुकी है। मनाते हैं हम हर साल एक्चुअली, है ना। तो योगा, हमारा आयुर्वेद, ये सब जो बाहर लोकप्रिय हो रहे हैं, और बाहर का चाहे वो पॉप कल्चर हो, बाहर का संगीत हो, वो यहाँ पॉपुलर हो रहा है। हमारी बॉलीवुड मूवीज हैं वो बाहर जा रही हैं। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक आयाम हुए ग्लोबलाइजेशन के। मतलब ये हुआ कि हमारी भाषा, हमारे प्रतीक आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। और ये बच्चों आज ही नहीं, ये पहले भी हो रहा था। पुराने समय में कोलंबस हो, वास्को डिगामा, इन्होंने नई जगहों को ढूंढा। फिर चाहे वह मार्को पोलो हो, सिल्क रूट का आपने नाम सुना होगा, भारत से वस्तुएं बाहर जाती थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने तो किससे शादी की थी? एक विदेशी लड़की से शादी की थी। तो ग्लोबलाइजेशन पहले भी था, लेकिन देखिए बहुत ही छोटे स्तर पर था वो, अब तो बहुत व्यापक स्तर पर हो गया। और उसके कारण है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का कारण है, ट्रांसपोर्टेशन है, हवाई जहाज है, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। और गिडेंस तो ये तक कहते हैं, एंथनी गिडेंस, कि समय और स्थान की दूरी अब तो सिमट कर रह गई है। आप यहां बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने अमेरिका में बैठे दोस्त से भी बात कर सकते हैं। कोविड है ना, अभी मैं आपसे बात कर पा रही हूं, है ना। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के इकोलॉजिकल डायमेंशंस की और अन्य आयामों की। तो देखिए स्टूडेंट्स, इकोलॉजिकल डायमेंशंस में हम बात कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, औद्योगिकरण एक जगह हुआ, प्रदूषण एक देश ज्यादा कर रहा है, कार्बन इमिशंस कर रहा है, कार्बन बहुत प्रदूषण कर रहा है, लेकिन सब जगह फर्क पड़ रहा है उसका। तो ओजोन लेयर तो सबकी है। तो किस तरह से एक देश की नीतियां पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करती है, और फिर उसके लिए संगठित होकर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। अब तो देखिए समस्याओं का भी ग्लोबलाइजेशन हो गया, और तो क्या बात करें। कोरोना ग्लोबल प्रॉब्लम हो गया, टेररिज्म ग्लोबल प्रॉब्लम हो गया। तो एक देश की समस्या दूसरे देश की हो गई। क्रिमिनल्स कई बार तो इंटरपोल की मदद लेते हैं ना। इंटरपोल क्या है? अंतरराष्ट्रीय पुलिसिंग सिस्टम है। एक अपराधी है, अन्य देशों में भी उसका अपराध का जाल फैला हुआ है। कहने का मतलब है कि एक देश दूसरे देश पर बहुत निर्भर हो गया है। अभी देखिए टिकटॉक के बिना आपका काम नहीं चल रहा था। ग्लोबलाइजेशन का उदाहरण ना, यूथ में बहुत लोकप्रिय था। ये अलग बात है कि अब देखिए बच्चों, ग्लोबलाइजेशन के विपरीत भी, उसके खिलाफ भी आवाज उठ रही है ना।
कि हमारी अर्थव्यवस्था, देसी अर्थव्यवस्था, डोमेस्टिक इकोनॉमी जिसे हम कहें, वो समाप्त हो जाएगी, या फिर हमारी कल्चर को इससे खतरा है। हिंदी भाषा या अन्य भारतीय भाषाएं जिनमें बहुत समृद्ध साहित्य है, वो समाप्त हो सकती हैं। इसीलिए अलग अलग सरकारें अपनी पहचान को बचाने के लिए प्रतिबंध लगाने का प्रयास भी करती है और लगाती भी है। तो आई थिंक आपको समझ में आया ग्लोबलाइजेशन क्या है, और हमने इसके भिन्न भिन्न डायमेंशंस देखे। तो हमने ये बात की कि ग्लोबलाइजेशन है वस्तुओं का और व्यक्तियों का फ्री फ्लो, लेकिन बच्चों वस्तुओं का ही सिर्फ फ्री फ्लो है, क्योंकि देखिए इसके कई नुकसान भी है। मैं आगे एक अलग से क्लास में इसकी बात करूंगी। व्यक्तियों के जाने पर तो रेस्ट्रिक्शंस है। अमेरिका ने ग्रीन वीजा लगा दिया, आप जा नहीं सकते वहां पर, लेकिन अपनी बनाई हुई चीजें जरूर वो बेच रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन बहुत है, उसको फायदा होता है। तो कई इसके नुकसान भी है। तो एक बार लेट अस डू ए क्विक रिवीजन। हमने ये देखा ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक देश, एक समाज या एक राजनीतिक व्यवस्था का अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं, समाजों से इंटरेक्शन होना, अंतःक्रियाएं होना, निर्भरता बढ़ना। फिर हमने ये देखा था कि रॉबर्टसन ने मैपिंग द ग्लोबल कंडीशंस, ग्लोबलाइजेशन एज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट में ये बताया कि सबसे पहले ये बताया 1990s कि ग्लोबलाइजेशन है वो मास मीडिया, ट्रांसपोर्टेशन, मॉडर्निटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन और अर्थव्यवस्था के इंटरडिपेंडेंस से और टेक्नोलॉजी की वजह से एक वास्तविकता बन गया है। और फिर हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के कौन कौन से आयाम हैं। तो हमने देखा कि सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, भाषा, संस्कृति, पहनावा एक दूसरे से दूसरे देश में जा रहा है। जैसे देखिए टी शर्ट का ही उदाहरण ले लीजिए, आप सब पहनती है, सब महिलाएं। योगा का उदाहरण लिया हमने। फिर हमने राजनीतिक ग्लोबलाइजेशन की बात की, फिर हमने इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन की बात की, और फिर हमने देखा कि सामाजिक समस्याओं का भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो ये हमने समझने का प्रयास किया। और फिर ये भी हमने देखा कि एंथनी गिडिन्स कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में समय की दूरियां मिट गई हैं और स्थान की दूरी भी मिट गई है। तो टेक्नोलॉजी देखिए इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसा मैंने कहा, हम और आप भी बात कर पा रहे हैं। लॉकडाउन में आपके सारे काम हुए टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है और ये निरंतर चल रहा है, और हम वैश्विक नागरिक बन गए हैं। एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में हम सब जी रहे हैं, और एक मिश्रित संस्कृति हमारे सामने आ